Dear student, myself Ajit Singh, Assistant Professor, Government Adarsh Girls College, Shiopur, Madhya Pradesh, is going to teach you cyanobacteria in this video lecture. अभी तक हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. अभी इस कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं उसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे. साइनोबैक्टीरिया की अगर एक जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ग्राम नेगेटिव टाइप के फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि आप जितनी भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा है, चाहे वो आर्कीबैक्टीरिया है, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम नेगेटिव. ठीक है, और इसमें साइनोबैक्टीरिया भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक और ऐसी चीज देखी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक ऐसा फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें ऑक्सीजन निकलती है. ये बहुत बड़ा एक स्टेप था एवोल्यूशन के अंतर्गत, क्योंकि जब साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए उससे पहले हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन फ्री स्टेज में नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो फोटोसिंथेसिस किया गया जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. और इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में अगर कोई चीज़ यूज की जा रही थी तो वो यूज की जा रही थी वाटर, और जब ये वाटर टूटता है तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है कि ये ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस फॉलो करते हैं. इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इनका ब्लू ग्रीन एल्गी जो कलर है वो जो नेम है वो इनके स्पेसिफिक कलर के कारण पड़ा है, जो इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के कारण ये स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. इन ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं इसको हम साइनोफाइसी या मिक्जोफाइसी के नाम से क्लासिफाई किया जाता है. एक क्लास एक साइनोफाइसी जो है बनाई जाती है, और इसके अंदर अगर हम ऑर्डर देखें तो इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर क्लासिफाई किए गए हैं. तो इनको साइनोफाइसी या मिक्जोफाइसी के अंडर में क्लासिफाई किया गया और साइनोफाइसी मिक्जोफाइसी ग्रुप को फर्दर 4 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है. इसमें जैसे प्रोकोकेल्स, ऑसिटोलेरियल्स, नोस्टोकेल्स, स्टिग्मोनीमेटेल्स, ये इस तरीके से कुछ 4 ऑर्डर हैं. इनको हम एट द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर्स देखेंगे. यहाँ पे अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए कि भाई ये रहते कहाँ हैं, तो ये मोस्टली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठे पानी. लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो खारे पानी में भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइनोबैक्टीरिया का नाम आता है. वो साइनोबैक्टीरिया है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम. एक लाल सागर, रेड सी, आपने नाम सुना होगा. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि रेड सी का जो कलर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है. वो एक साइनोबैक्टीरिया है, और उस साइनोबैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम. तो जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम है ये रेड सी के रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है. साइनोबैक्टीरिया में अगर हम ये देखें कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो हर प्लांट ग्रुप के साथ आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता हुआ मिल जाएगा. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि जिन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन हो रहा है वो प्लस प्लस है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है प्लस प्लस एंड मैंडेटरी. तो यहाँ पे ये हर प्लांट ग्रुप के साथ आप नीचे से देखोगे तो जैसे फंजाई के साथ भी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एसोसिएशन बनाते हुए पाए जाते हैं. इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजा. एल्गी के साथ भी ये पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है लाइकीन, राइट.
ब्रायोफाइट्स में भी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में पाए जा रहे हैं। ये कुछ मॉस एंड एंथोसेरॉस में देखा गया है, राइट। इसके अलावा टाइडोफाइट्स जो हैं वहाँ भी कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो देखे गए हैं। इसमें एक टाइडोफाइट्स आता है एजोला। जो एजोला है इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल लीफ जैसा होता है, एक्वाटिक फर्न कहते हैं, और इसकी इस लीफ जैसी स्ट्रक्चर में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक्वाटिक फर्न इसीलिए इसको कहा गया है। यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी यूज हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एनाबीना एंड नॉस्टा ये दो जो हैं साइनोबैक्टीरिया हैं जो एजोला की लीफ के अंदर पाए जाते हैं। एजोला क्या है? ये एक टाइडोफाइट्स है। जिम्नोस्पर्म में भी साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में पाए जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म की बात करें तो साइकस में जो एक जैसे साइकस का प्लांट होता है, इस साइकस के प्लांट के अलावा जो मेन रूट है, राइट, जैसे ये साइकस का प्लांट है तो इसकी एक मेन रूट होगी। इस मेन रूट के अलावा इस तरीके से ग्राउंड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से कुछ रूट्स ऐसे लगी होती हैं, इनको कहते हैं कॉरेलॉइड रूट। और ये जो कॉरेलॉइड रूट हैं इनका वाटर एब्जॉर्प्शन और इस तरीके का फंक्शन यूजुअली नहीं होता, लेकिन इनमें जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इनके अंदर एनाबीना और नॉस्टा दो साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो कॉरेलॉइड रूट में एक साइनोबैक्टीरिया है एनाबीना साइटिडी और ये साइकस की कॉरेलॉइड रूट में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इस तरीके से साइकस की कॉरेलॉइड रूट का नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल है। इसके बाद जो है बहुत सारे मैनी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट, बहुत सारे ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट भी पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है और वहां एनाबीना या इस तरीके के नॉस्टा जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट रोल प्ले कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोटोजोआ के अंदर भी कभी कभी पाया जाता है, और अगर वो प्रोटोजोआ के अंदर एंडोजॉइकली, जब भी वो किसी प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा तो उसको एंडोजॉइक कहते हैं, राइट। और इस प्रक्रिया को एंडोजॉइक तो अगर कोई साइनोबैक मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किसी एनिमल सेल के अंदर पाई जा रही है तो उसको कहते हैं एंडोजॉइक। और अगर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है तो इस तरीके के ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनली कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ टर्मिनोलॉजी है और कुछ एग्जांपल्स हैं। अब साइनोबैक्टीरिया की एक नॉर्मल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, दो तरीके से पाए जाते हैं। या तो ये यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय होंगे, और या ये फिलामेंटस होंगे, राइट। अगर ये यूनिसेलुलर हैं तो या ये सिंगल पाए जाएंगे या ये कॉलोनियल होंगे, ये सिंगल सेल कॉलोनी बना के पाई जाएंगे। फिलामेंटस हैं तो ये फिलामेंटस सिंगल फिलामेंट होगा, अगर ये सिंगल फिलामेंट है तो इसको कहेंगे यूनिसीरिएट, और अगर एक से ज़्यादा फिलामेंट हैं तो इसको कहेंगे मल्टीसीरिएट। तो इस तरीके से ये व्यवस्था है स्ट्रक्चर को लेके। साइनोबैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यूनिसेलुलर जो है या तो ये हो सकते हैं या ये फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंट जैसे हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल और कॉलोनियल, ठीक है, सिंगल में सिंगल सेल पाई जाएगी, कॉलोनियल में एक गुच्छा बनाते हुए ये सेल्स मिलती हैं। फिलामेंटस में एक सिंगल फिलामेंट होगा, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनिसीरिएट है। मल्टीसीरिएट में बहुत सारे फिलामेंट्स होंगे, ब्रांच अगर ये फिलामेंट हो जाए तो वो मल्टीसीरिएट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये फिलामेंटस है स्ट्रक्चर, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है उसमें इस तरीके से ये सेल जो है फिलामेंटस शेप में पाई जा रही हैं और इनके चारों तरफ म्यूकस का एक लेयर पाया जाता है, इसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। ये मेनली बना होता है म्यूकोपेप्टाइड का, ठीक है, इसका बना होगा म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। और इसके बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनकी सेल वॉल नॉर्मल सेल की तुलना में थिक होती है, थिक सेल वॉल। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे।
और ये जो सेल्स होती हैं ये हेटेरोसिस्ट कहलाती हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। आगे इनका रिप्रोडक्शन में भी रोल है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक जनरल स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया का जो फिलामेंट है इसको कहते हैं ट्राइकोम। ये हमेशा याद रखना, इसकी जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर अगर पाई जाती है तो इसके सिंगल फिलामेंट को हम ट्राइकोम कहते हैं। और इसमें साइनोबैक्टीरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज ध्यान रखनी है, नो फ्लैजिला थ्रू आउट देयर लाइफ। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें पूरी लाइफ में कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाती। ठीक है, किसी भी लाइफ की स्टेज में इनमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलती है। इनकी स्ट्रक्चर जो है यूनिसेलुलर फिलामेंटस हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, म्यूकस का एक लेयर पाया जाता है, और सेलुलर जो स्टैंड होते हैं उनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स यूनिसीलिएट, मल्टीसीलिएट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो एक नॉर्मल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सेल वॉल को लेके थोड़ा सा वेरिएशन है। सेल वॉल में यहाँ 4 लेयर पाए जाते हैं, राइट, और ये चारों लेयर सेल वॉल के एक म्यूकस के लेयर से कवर्ड रहते हैं, जिसको म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। और ये म्यूसिलेजिनस शीथ जो है ये म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, अगर हम इसके कंपोनेंट को देखें तो। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल है अगर उसको हम अंदर से देखें तो उसमें जो पेरिफेरल पार्ट है, बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो क्रोमोप्लाज्म कहलाता है, और जो अंदर की तरफ जो पार्ट है वो सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। ये क्रोमोप्लाज्म होता है, इसमें कलर्ड स्ट्रक्चर्स होती है। कलर्ड एक जो रीजन है वो है ये, जबकि सेंट्रोप्लाज्म में कोई कलर नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा हम सेल के अंदर भी देख लेते हैं। जैसे ये इस तरीके से एक सेल है, इस सेल के सबसे बाहर की तरफ जो एक लेयर पाई जा रही है ये है म्यूकस की, म्यूसिलेजिनस शीथ। इसके अलावा जो अंदर की तरफ ये वाला, ये हो गया इनका सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर इनमें पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गई इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनमें जो सेल वॉल होती है ये 4 लेयर होती हैं, और इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक बड़ा एक यूनिक तरीका, एक कैरेक्टर्स यहाँ पे शो कर रही है। वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरीके से धंस जाती है। अंदर की तरफ जब इस तरीके से धंस जाती है तो मीजोसोम जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, इसको कहते हैं हम लैमिलासोम। ये जो लैमिलासोम है ये क्या है, ये जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर की तरफ धंस गई है और इस तरीके से मीजोसोम जैसी स्ट्रक्चर बना दी है। इनको हम कहते हैं लैमिलासोम। इस लैमिलासोम के साथ ये मेन डीएनए जुड़ जाता है और ये सेल डिवीजन और एप्लीकेशन में उसी तरीके का रोल प्ले कर रही है जिस तरीके का रोल मीजोसोम प्ले कर रहे थे। किसी भी सेल के अंदर जो बाहर आउटर रीजन होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला एरिया होता है, इसमें कलर पाया जाएगा, ये कलर्ड होता है ये वाला रीजन। और जो अंदर का रीजन है ये वाला रीजन जो सेंट्रल रीजन है, राइट, सेंट्रल रीजन को लेके हम इस रीजन को बात करेंगे। ये इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, ये सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म दो व्यवस्थाएं यहाँ पे, दो तरीके का साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है। जो क्रोमोप्लाज्म है उसका कलर क्यों है, क्योंकि उसमें थाइलेकॉइड पाए जाते हैं। यहाँ पे जो थाइलेकॉइड हैं ये सिंगल थाइलेकॉइड के रूप में बिखरे रहते हैं। ये थाइलेकॉइड जैसे आप हायर प्लांट्स में देखते हो तो वहाँ थाइलेकॉइड जो है इस तरीके से स्टैक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिसको ग्रेनम कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था नहीं पाई जाती। ये थाइलेकॉइड पेरिफेरल रीजन में, बाहर के हिस्से में, साइटोप्लाज्म के आउटर रीजन में बिखरे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे कलर्ड होता है, वो कलर शो करते हैं, क्रोमोप्लाज्म कहलाता है वो एरिया। लेकिन अंदर का जो एरिया है यहाँ थाइलेकॉइड नहीं पाए जाते सेंट्रल पार्ट में, यहाँ डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स इस तरह की चीज़ें मेनली पाई जाती हैं और इसमें कोई कलर भी नहीं होता। अगर इनको थोड़ा सा और हम डिफरेंस को देखना चाहें कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, तो क्रोमोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म, इनके सेल के साइटोप्लाज्म को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। आउटर जो कलर्ड रीजन है, पेरिफेरल रीजन, वो क्रोमोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ थाइलेकॉइड पाए जाते हैं। ये कलर्ड क्यों है,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाइलेकॉइड। जबकि जो सेंट्रल कलरलेस रीजन है यहाँ थाइलेकॉइड नहीं पाए जाते, और जब थाइलेकॉइड ही नहीं पाए जाते तो थाइलेकॉइड के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स भी यहाँ नहीं होते। क्रोमोप्लाज्म के अंदर डीएनए पाया जाता है, सॉरी यहाँ डीएनए एब्सेंट होता है, जबकि जो साइटोप्लाज्म है यहाँ डीएनए पाया जाता है। और यहाँ पे कौन सा डीएनए होता है? डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए। जो क्रोमोप्लाज्म है यहाँ पे लेमिनासोम पाए जाते हैं। लेमिनासोम क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में, और वो मीजोसोम जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, उसको लेमिनासोम कहते हैं। ये लेमिनासोम डीएनए के साथ अटैच होकर रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, उन सारी प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। जबकि जो सेंट्रोप्लाज्म है यहाँ पे लेमिनासोम एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के कुछ और कैरेक्टर्स को देखें तो देखिए, यूजुअली जो है जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाए थे तो मैंने ये बताया था कि बैक्टीरियल सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, वहाँ पे स्टीरॉल नहीं पाए जाते। साइनोबैक्टीरिया में भी स्टीरॉल नहीं होते। लेकिन एक बैक्टीरिया मैंने ऐसा बताया था जिसमें स्टीरॉल पाए जाते हैं, वो था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ के किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में स्टीरॉल नहीं पाए जाते। यहाँ पे बड़ी वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, वो एब्सेंट होती हैं। जो बड़ी वैक्यूल्स जैसे प्लांट सेल में आप पढ़ते हो उस तरह की सेफ वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, लेकिन छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिनमें गैस भरी रहती है। देखिए, सेफ वैक्यूल में लिक्विड भरा होता है, फर्क है। प्लांट सेल के अंदर जो आप वैक्यूल पढ़ते हो उनमें गैस नहीं भरी होती, उनमें लिक्विड भरा होता है। जबकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो वैक्यूल जैसी स्ट्रक्चर पाई जा रही है उनमें लिक्विड नहीं पाया जाता, उसमें गैस भरी होती है, गैस के मॉलिक्यूल वहाँ पाए जाते हैं। उससे वो जो साइनोबैक्टीरिया है वो लाइट हो जाता है वजन में, और फ्लोटिंग में, ब्योंसी में वो रोल प्ले करते हैं। थाइलेकॉइड की जैसे हमने बात की, तो थाइलेकॉइड जो है यहाँ पे वो पिगमेंट पाए जाते हैं थाइलेकॉइड के अंदर। थाइलेकॉइड में जो पिगमेंट है वो दो पिगमेंट मेनली यहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए जो है ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है ही, राइट। क्लोरोफिल ए तो जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पाया ही जाता है, तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट कहलाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। क्लोरोफिल ए के अलावा यहाँ जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं फाइकोबिलेंस। यहाँ तीन तरीके के फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन के कारण यहाँ ब्लू कलर, फाइकोएरिथ्रिन के कारण रेड कलर और एलोफाइकोसाइनिन के कारण यहाँ लाइट ब्लू कलर होता है। यहाँ पे रिजर्व फूड जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो डिफरेंट फॉर्म है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स है, अगर इस रूप में पाया जा रहा है तो ये प्रोटीन नेचर का है। बीटा ग्रेन्यूल्स जो हैं ये फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं। साइनोफाइशियन स्टार्च या अल्फा ग्रेन्यूल्स के रूप में भी यहाँ फूड स्टोर रहता है। तो जो साइनोफाइशियन स्टार्च या अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं ये ग्लाइकोजन कि जैसा ये केमिकल नेचर होती है इनकी, लेकिन ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। जबकि साइनोफाइशियन स्टार्च जो है स्ट्रक्चर जरूर ग्लाइकोजन जैसी है बट वो एग्जैक्ट ग्लाइकोजन नहीं है, इसीलिए वो आयोडीन टेस्ट वहाँ पे शो नहीं करते हैं। जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं वो फॉस्फेट नेचर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। कार्बोक्सिसोम जो है वो पॉलीहेड्रल बॉडी है और ये रुबिस्को प्रोटीन की स्टोर स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है और उसको कहते हैं कार्बोक्सिसोम। तो इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना शो करता है जिसको कहते हैं गैडुको फिनोमिना, और इसी का दूसरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन। ठीक है, तो देखिए गैडुको फिनोमिना है क्या। होता क्या है कि जब साइनोबैक्टीरिया जो है वहाँ पे फाइकोबिलेंस एक पिगमेंट पाया जा रहा है, और आपको अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात की थी कि जो फाइकोसाइनिन है और फाइकोबिलेंस है वो तीन तरीके का होता है, और इनमें मेनली दो टाइप के ही हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। जो फाइकोसाइनिन होता है इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। फाइकोएरिथ्रिन का होता है रेड। देखिए जो फाइकोबिलेंस होते हैं ये दो ही ग्रुप में पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं रेड एल्गी में और दूसरे पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये हमेशा याद रखना, फाइकोबिलेंस सिर्फ इन दो में ही पाए जाते हैं पूरे प्लांट वर्ल्ड में। जो रेड एल्गी है वो समुद्र में गहराई में पाए जाते हैं, जबकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो समुद्र की सरफेस पे पाए जाते हैं।
अब होता क्या है, समुद्र की जो सरफेस पे पाया जा रहा है वहाँ तो एनर्जी की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर लाइट मिल रही है, तो इसीलिए नॉर्मल जो लाइट आ रही है सन से उसको एब्जॉर्ब करने का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो होता है वो फाइकोसाइनिन में होता है। इसीलिए सरफेस पे पाए जाने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन जो समुद्र के अंदर जो रेड एल्गी होते हैं समुद्र में काफ़ी गहराई में होते हैं। अब जब ये गहराई में पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती और अल्ट्रावायलेट रेज या इस तरह की लाइट ही वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में पहुँच पाती है, राइट। तो इस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करने का अल्ट्रावायलेट लाइट काइंड ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो पोटेंशियल होता है वो फाइकोसाइनिन में उतना नहीं होता, वो किस में होता है, फाइको एरिथ्रिन में होता है। और फाइको एरिथ्रिन के कारण ही रेड एल्गी का कलर रेड हो रहा है, ठीक है। तो फाइकोसाइनिन और फाइको एरिथ्रिन जरूरत पड़ने पे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल घटना है, इसीलिए रेड एल्गी जो डीप एरिया में पाए जा रहे हैं उनका कलर कैसा हो गया, रेड। लेकिन गैडू का फिनोमेना क्या कहता है कि अगर मैंने रेड एल्गी को सरफेस पे ले आया तो सरफेस पे तो उसको प्रॉपर लाइट मिल रही है, अगर मैं इस रेड एल्गी को सरफेस पे ले आऊं तो फाइको एरिथ्रिन धीरे धीरे किस में चेंज होने लगेगा, फाइकोसाइनिन में, क्योंकि सरफेस पे उसको प्रॉपर लाइट मिल रही है। अब जैसे ही वो फाइकोसाइनिन में कन्वर्ट होने लगेगा तो उसका कलर अब रेड नहीं होगा, वो कैसा दिखाई देने लगेगा, ब्लू कलर में अपीयर होने लगेगा। अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी को डीप में ले जाऊं तो वहां पे फाइकोसाइनिन जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, फाइको एरिथ्रिन में, और वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो सरफेस पे ब्लू थे अब गहराई में कैसे दिखने लगेंगे, रेड दिखने लगेंगे। इस फिनोमेना को ही हम गैडुको फिनोमेना कहते हैं। कहने का मतलब है कि फाइकोसाइनिन और फाइको एरिथ्रिन इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गैडुको फिनोमेना जो है वो इस तरीके से इनके इंटर कन्वर्जन को एक्सप्लेन करता है। और रेड एल्गी को अगर आप सरफेस पे लाओगे तो वो ब्लू दिखेगा, और ब्लू ग्रीन एल्गी को सरफेस से डीप में ले जाओगे तो वो रेड दिखने लगता है। इस चीज की व्याख्या गैडुको फिनोमेना के द्वारा की जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है साइनोबैक्टीरिया में। इसके बाद जो है एक दूसरी जो चीज आती है यहाँ पे वो है फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है उससे यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। अब दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे की अपोजिट हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो है एक एरोबिक प्रोसेस है और यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म होती है, और उसी सेल के अंदर अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो तो ऑक्सीजन जो यहाँ निकल रही है फोटोसिंथेसिस में, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में जहाँ पे नाइट्रोजन को अमोनियम, नाइट्राइट, नाइट्रेट या डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको ब्लॉक कर देती है। तो एक ही कोशिका के अंदर या तो फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों अपनी स्पीड से एक प्रॉपर रेट से नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो इस प्रोसेस को कर रहा है, और नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन से उसकी एक्टिविटी इनहिबिट होती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जबकि फोटोसिंथेसिस एक एरोबिक प्रोसेस है। टू सॉल्व दिस इश्यू, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो एक स्पेशल टाइप की सेल में ही पाया जाता है, और इन स्पेशल टाइप की सेल्स को कहते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। जबकि फोटोसिंथेसिस, जैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमने देखी थी, तो हमने बोला था कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर में बीच बीच में आपको मोटी भित्ति की थिक सेल वॉल कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, इनको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है नेचर ने वो इनको दे दिया, भाई आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करो, और बाकी जो सेल बची इनको वेजिटेटिव सेल कहते हैं फिलामेंटस में, इनको फोटोसिंथेसिस का काम दे दिया। तो इस तरीके से दोनों जो रिएक्शंस हैं जो दोनों एक दूसरे की अपोजिट थी वो इस तरीके से बैलेंस स्थापित करती हैं। जो हेटेरोसिस्ट सेल थी इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस भी किए गए ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। जैसे हेटेरोसिस्ट जो सेल है इसकी सेल वॉल थिक होती है ताकि कम से कम ऑक्सीजन अंदर जाए, लो O2 ट्रांस कैन पास, ऑक्सीजन कम से कम जाए, क्योंकि मोटी वॉल होगी तो ऑक्सीजन कम जाएगा।
दूसरा, इसके अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस में दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 है वो यहाँ पे नॉन फंक्शनल होता है, और इसके नॉन फंक्शनल होने के कारण हेटेरोसिस्ट में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे नो O2 फॉर्म, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ एटीपी फॉर्म होता है। और एटीपी इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटीपी चाहिए। तो यहाँ हेटेरोसिस्ट में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम भाग लेता है, वो है फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 जो है वो ऑक्सीजन नहीं बनाता, वो एटीपी बनाता है, और ये एटीपी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हेटेरोसिस्ट में हो रहा है उसमें रोल प्ले करता है। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेटेरोसिस्ट जो है सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग नहीं लेता, वो फ्रेगमेंटेशन में भी कभी कभी भाग लेता है और फ्रेगमेंटेशन को प्रमोट करता है। जहाँ हेटेरोसिस्ट है वहाँ से फ्रेगमेंट ट्राइकोम टूट जाते हैं, और ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो मोस्टली यहाँ एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं पाया जाता। इसमें देखिए बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया की तरह ही अगर वो सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर सेल है, तो वो जिस तरीके का बाइनरी फिजन हमने बैक्टीरियल सेल्स में पढ़ा उसी तरीके का बाइनरी फिजन यहाँ पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन, जो ट्राइकोम्स है, अगर ट्राइकोम्स जो है जैसे इस तरीके से ट्राइकोम है, अगर वो बीच में से टूट जाए, किसी भी कारण से टूटे, तो ये जो फ्रेगमेंट हुआ है ये फ्रेगमेंट आगे चल के एक नया साइनोबैक्टीरिया का ट्राइकोम बना सकता है। इसके अलावा हेटेरोसिस्ट, कई बार हेटेरोसिस्ट की जो सेल्स होती हैं वो भी जर्मिनेट हो जाती हैं और नया ट्राइकोम्स बना देती हैं। हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोनिया कहते हैं कि जैसे जो ट्राइकोम्स है, राइट, इसकी मान लो ये वाली सेल, इस सेल के की जो शेप है वो बाई कॉनकेव हो गई और इस सेल के अंदर पूरा म्यूकस भर गया। अब जब म्यूकस भर गया तो ये सेल जो है वीक हो जाती है और इसको कहते हैं नेक्रीडिया। और यहाँ से जैसे ही ये फटेगी तो ये ऊपर वाला जो फिलामेंट का पार्ट है ये यहाँ से फ्री हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन जाते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनने के कारण इन फ्रैगमेंट को तो कहते हैं हम हॉर्मोगोनिया। और ये जो म्यूकस से सेल भर जाती हैं इस तरह की सेल्स को कहते हैं नेक्रीडिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक रिप्रोडक्शन का यहाँ पे एक टाइप है। उसके बाद एकाइनिड्स, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, इन वेजिटेटिव सेल्स जो है इनके चारों तरफ सेल वॉल काफ़ी थिक हो जाती है और ये अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर पाती हैं। तो इस तरीके से जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन में वेजिटेटिव सेल्स जो हैं इस तरीके से थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर बना लेती हैं उनको कहते हैं हम एकाइनिड्स, राइट। और फेवरेबल कंडीशन में यही एकाइनिड्स जर्मिनेट होकर साइनोबैक्टीरिया को जन्म देती हैं। अब इनका हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन, और इस तरीके की ऑक्सीजन का एवोल्यूशन में एरोबिक लाइफ में, जो आज की डेट में हम एरोबिक लाइफ जी रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइफ जी रहे हैं, इस एरोबिक लाइफ के एवोल्यूशन में साइनोबैक्टीरिया का बहुत ही मेजर रोल है। और सबसे ज़्यादा ये इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस भी साइनोबैक्टीरिया ही करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण ये नाइट्रोजन कंटेंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं सॉइल में, इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। और जो बंजर ज़मीन है उस बंजर ज़मीन को अगर आपको उस मतलब फिर से फर्टाइल करना है तो साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे यूजफुल होते हैं। फूड के रूप में भी ये सर्व होते हैं, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में SCP सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में ये खाए जाते हैं। एक साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम स्पाइरुलिना कहते हैं। स्पाइरुलिना की सेल के अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इस कारण स्पाइरुलिना को जो है वो खाया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में। एक और साइनोबैक्टीरिया लिंगबिया। इस लिंगबिया जो साइनोबैक्टीरिया है इससे एक एंटीबायोटिक आइसोलेट किया जाता है। कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अगर ये वाटर बॉडी में कर लें, तालाब में, पोखर में अगर इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ये वहाँ पर टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और टॉक्सिन रिलीज करने के कारण उस तालाब में या जलीय माध्यम में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो मरने लगते हैं। तो जब वो मरने लगेंगे तो वहाँ पे एक्वाटिक जो लाइफ है, पानी के अंदर जो लाइफ पाई जा रही है वो मरने लगती है इनके द्वारा रिलीज किए हुए टॉक्सिन के कारण, और वहाँ सिर्फ यही साइनोबैक्टीरिया ही बचते हैं। इस तरीके की घटना को एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये हम इकोलॉजी में भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एल्गल ब्लूम सारे साइनोबैक्टीरिया शो नहीं करते, कुछ ही स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस एरुगिनोसा।
इनाबीना, फ्लॉस एक्वी, ये सर्टेन कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो एल्गल ब्लूम शो करते हैं। तो ये कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस हैं साइनोबैक्टीरिया के। साइनोबैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को लेकर हम ब्रीफ बातें कर ही चुके हैं कि इसको जो साइनोफाइसी ग्रुप में रखा गया है, वो साइनोफाइसी ग्रुप में 4 ऑर्डर्स हम क्लासिफाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो भी एक जनरल स्टडी है वो आपको यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के रिलेटेड सारी चीज़ों को क्लियर किया होगा।